नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जीन पियाजे से रिलेटेड होगा। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था बाल विकास की अवस्थाएं। हालांकि वो वीडियो पेट एग्जाम से पहले ही बन चुकी थी, लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया था। फिर उसको मैंने अभी कल ही अपलोड किया था। तो उस वीडियो में मैं कोई ऐसी बातें नहीं बताई जो कि वर्तमान से रिलेटेड जो बातें चल रही हो। बाकी चीज़ें आज से जो वीडियो बन रही है वो पेट एग्जाम के बाद से वीडियो बन रही है, और इसमें जो भी बातें होगी वो वर्तमान से रिलेटेड बातें आपको कुछ भी मिलेगी, जो भी बातें होगी। बाकी चीज़ें अगर आप थ्योरेटिकल वाले पोर्शन, जैसे कि हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, चाहे बाल विकास की अवस्थाएं, जीन पियाजे से रिलेटेड जो भी बातें बता रहे हैं, ये सारी बातें सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि साइको दिया गया है, तो साइको अगर जिस सब्जेक्ट या जिस भर्ती में दी गई होगी उसके लिए ये बुक आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से इंक्लूड कर से बताऊंगा, कुछ पीडीएफ में लिखा गया है उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताते हुए चलूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं तो अगर आपको प्रश्नों का कलेक्शन सिर्फ चाहिए तो कहिएगा, मैं प्रश्नों का ही कलेक्शन सिर्फ आपको करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट ही सिर्फ करा दूंगा। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और सीटेड में तो एक अलग से पार्ट कर दे दिया गया है। जीन पियाजे, वाइगोस्की, इन लोगों के बारे में आपको पढ़ना है। और इनसे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में, मतलब सीटेड में 2 से 3 प्रश्न तो यहाँ से बन ही जाते हैं, और कई प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं, उसके भी रिलेटेड हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे एक काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, और आपको पता ही होगा कि ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले वैज्ञानिक हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक स्विट्जरलैंड के रहने वाले वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मस्तिष्क के बारे में अध्ययन किया, बालकों के मस्तिष्क के बारे में, और उसका अध्ययन कर इन्होंने जो है ये अपना एक सिद्धांत दिया। इन्हें जंतु वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने किया था। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने किया था। अगला पॉइंट, इन्होंने अपने बच्चे और आस पड़ोस के बच्चों के संज्ञान जो बुद्धि होती है, जो क्षमता होती है सोचने की, उसके बारे में, या ज्ञानात्मक उसको कह सकते हैं, या मानसिक विकास का अध्ययन जो है इन्होंने अपने इस सिद्धांत में करके दिया है। ये इनका लोगो है, तो ध्यान रखिएगा, फोटो जिसको कहते हैं आप। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है कि सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत। अब क्या है कि इन्होंने सिद्धांत दिया तो उसमें अवस्थाएं भी तो दी है, इसीलिए इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत। और बालक के विकास के बारे में जब इन्होंने मस्तिष्क के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताते हैं तो उसको विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कभी भी प्रश्न बन सकता है। अभी सीटेट में जो 2019 वाला प्रश्न पेपर था, उसमें ये बना था कि विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया था, बालक के विकासात्मक सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था, तो डायरेक्टली जीन पियाजे वाला ऑप्शन सही था। ये पूछा गया प्रश्न है तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बनाने लगता है। तो जैसे जैसे उसमें जैविक परिपक्वता आने लगती है, वो जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, तो उसके बारे में जो उसके आसपास की वस्तुएं होती हैं ना, या जो बातें होती हैं, उसके बारे में वो एक अलग ही अपना कंसेप्ट बनाने लगता है, और वो उसके दिमाग में समझ आने लगती है। ठीक, जैसे आप कार्टून में देखे होंगे तो ये ऐसे सीधे चित्र बने होते हैं, तो लेकिन जैसे जैसे वो अब हमारे उम्र का जैसे वो बच्चा हो जाएगा, तो वो इसे इस चीज़ को महसूस करने लगेगा कि वो कैसे वो प्रक्रियाएं जो है ये कार्टून बनाई जाती है, उन चीज़ों के बारे में वो महसूस करने लगेगा। बाकी चीज़ें आप जब अवस्था पढ़ेंगे तो आपको पूरी आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट, इनका एक परिभाषा है जो काफ़ी फेमस है, कई बार ये पूछा गया है। कुछ और भी मैं बातें आपको बताऊंगा, उस चीज़ को इस साथ इनके डिफिनीशन के साथ जोड़िएगा, परिभाषा के साथ। इन्होंने कहा था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं।
ये स्टेटमेंट इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपनी समझ के आधार पर वो सृजन करता है, दुनिया के बारे में वो सृजन करता है अपनी समझ के आधार पर। पहला पॉइंट यहाँ पर दे दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुछ और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सुनिएगा। बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सोच जो है इनके गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बजाय मात्रा के। मात्रा दोनों की सेम होती है, लेकिन सोच जो है गुणात्मक रूप से भिन्न होती है किसी वस्तु के बारे में। ठीक, उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट दे ही दिया गया है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना वो खुद करता है, या अपने ज्ञान की रचना के आधार पर वो अलग सिद्धांत खुद निकालने का कार्य करता है। तो इन चीज़ों को, ये 2 पॉइंट जो इनसे काफ़ी रिलेटेड महत्वपूर्ण थे, तो ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें कंसेप्ट आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डायरेक्टली हम बात करते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट दिए हैं, जो शब्द दिए हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला शब्द है अनुकूलन। अनुकूलन को हम क्या कहते हैं? एडोप्टेशन कहते हैं। अनुकूलन कहीं भी अपने आप को समाहित करना, मैं देसी भाषा में कह रहा हूँ कि कहीं भी अपने आप को समाहित कर लेना, समायोजित कर लेना अनुकूलन कहलाता है। जैसे वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक आत्मसातकरण, जिसको इंग्लिश में एसिमिलेशन, डायरेक्टली सीटेट में ये इंग्लिश वर्जन भी दिया रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। यूपी टेट में तो नहीं दिया रहता है, लेकिन सीटेट में दिया रहता है। तो आत्मसातकरण या एसिमिलेशन, इसमें होता क्या है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसात कहलाता है। यानी कि आपके अंदर किसी वस्तु के बारे में जो जानकारी है और इस समय वर्तमान में जो उस वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, वो दोनों को जोड़ लेना ही आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे देखिए, कुत्ता यहाँ पर ब्लैक है लेकिन यहाँ पर सफ़ेद है, तो इस चीज़ को आप अपने अंदर समाहित कर लेते हैं कि कुत्ता जो है क्या काला भी होता है और सफ़ेद भी होता है। तो दोनों चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेना ही क्या कहलाता है? आत्मसात या एसिमिलेशन उसको कहते हैं। दूसरी चीज़ अब करिए समायोजन। दूसरा पॉइंट उसी का था प्रकार में अनुकूलन के। तो समायोजन, एकोमोडेशन, ये चीज़ शब्द को ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये शब्द समझ में ना आए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एकोमोडेशन यानी कि परिवर्तित कर देना। जैसे देखिए, अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ठीक, अब यहाँ क्या है कि जो ये आपके अंदर पूर्व ज्ञान है, किसी भी चीज़ के बारे में पूर्व ज्ञान है, अगर उसको जब आप तालमेल बैठाकर उसमें परिवर्तन कर लेते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है? समायोजन। समायोजन यहाँ पर एग्जाम्पल आपका ये काम करता है कि अभी जो वस्तु आप देख रहे थे, वो वस्तु का नाम दूसरा था, लेकिन अब इस समय उस वस्तु का नाम जब आपको दूसरा पता चलता है, तो पीछे का जो ज्ञान होता है, मान लीजिए कि अगर हम कुत्ते की बात करें, तो कुत्ता आपका सामने था, ब्लैक था, उसी कलर का था, ब्लैक था, लेकिन वो कुत्ता था। सामने वाला भी बोला भाई कुत्ता है तो कुत्ता है, तो आपने उसके साथ समाहित कर लिया। लेकिन उसने अगर खरगोश को कुत्ता बोला, तो उसको भी आपने अपने अंदर समाहित कर लिया। तो वो क्या हो जाता है? अनुकूल, वो आपका हो जाता है एसिमिलेशन, हो जाता है आत्मसातीकरण। लेकिन जब आपके सामने कुत्ता है और कुत्ते को आप कुत्ता कह रहा है सामने वाला, आपको पकड़ने के लिए कि आपके अंदर परिवर्तन हुआ कि नहीं, तो फिर आप कुत्ते को कुत्ते कहेंगे। लेकिन जैसे ही आपको खरगोश मिल जाए या बिल्ली मिल जाए, तो उसको अगर वो कुत्ता कहता है सामने वाला, तो आप कहेंगे कि नहीं ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। तो वो उस समय आपके ज्ञान में जो परिवर्तन होता है ना, वही आपका समायोजन कहलाता है। समझ में आ गया होगा ना? अब यहाँ पर कुत्ते को कुत्ता नहीं कर रही है, बिल्ली कह रही है, क्योंकि उसको पता है कि ये बिल्ली है। सामने वाला उसको जांच रहा है कि उसके जो अधिगम है, ज्ञान है, उसमें परिवर्तन हुआ है या नहीं। ये नया एग्जाम्पल है आपके सामने। बाकी चीज़ें तो बछड़े वाला एग्जाम्पल, पुराना एग्जाम्पल प्रयोग कर सभी बताते हैं।
आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है साम्य धारण या संतुलन, इक्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच जब संतुलन बनाता है ना, संतुलन बनाने की काम्यता करता है, कार्य करता है, तो उसी को साम्य धारण कहते हैं या संतुलन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई समस्या आती है और जब उस समस्या को करने के लिए करें या न करें वाली स्थिति में जब आप निर्णय लेते हैं ना, वही आपका साम्य धारण कहलाता है। ठीक, तो ये एक तरह का संतुलन हो जाता है कि आप अपने आप को संतुलित कर कर किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय देना ही साम्य धारण कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं और तीसरा पॉइंट है स्कीमा। स्कीमा भी अच्छा पॉइंट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्कीम्स और स्कीमा दो अलग अलग शब्द होते हैं, दोनों को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। इसमें देखिए स्कीम्स में होता है कि किसी भी काम को करने से पहले अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है क्योंकि उसे पता है रोने से उसको दूध मिल जाएगा, तो वो स्कीम्स के अंतर्गत। लेकिन स्कीमा में क्या होता है कि शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, एक्टिविटी जो माइंड से जुड़ी रहती हैं, वो स्कीमा कहलाती है। कभी कभी आप समझते हैं ना, स्कीमा को मानसिक संरचना कहा जाता है, यानी अपने मानसिक संरचना के आधार पर जो आप व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो आप अपने एक प्रकाशन प्रदर्शित करते हैं सामने वाले के सामने, तो वो आपका स्कीमा हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा बाल पकड़ता है, आइसक्रीम चूसता है, मतलब एक हाथ से बाल पकड़ता है और एक हाथ से आइसक्रीम चूसता है, तो वो एक तरह का क्या है, आपका स्कीमा हो जाता है, मानसिक संरचना हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्कीमा को हम मानसिक संरचना कह सकते हैं, लेकिन स्कीम्स का मतलब होता है किसी काम को करने का अलग अलग तरीके होते हैं, आप कितने तरीके से उस काम को कर सकते हैं। अब दो आदमी देखेंगे तो एक कार्य दिया जाएगा तो दो आदमी उस कार्य को अलग अलग तरीके से करते हैं, तो वह स्कीम्स के अंतर्गत आ जाता है। कुछ बालक रोकर भोजन मानते हैं, तो कुछ बालक जो है हंसकर भी कह सकते हैं उस बात को कि भोजन हमें चाहिए। अब हमसे कहेंगे कि भोजन कैसे मांगेंगे, तो हम हंसकर मांगेंगे। लेकिन कुछ बालक की स्थिति में क्या होता है कि वो रोकर प्रदर्शित करते हैं अपनी क्षमताओं, आवश्यकताओं को, तो वो एक स्कीम्स हो जाता है, अलग अलग तरीका हो जाता है। आशा करता हूँ ये पॉइंट दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं विकास, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं ना, उसके बारे में हम बात करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होगी। तो इन चारों अवस्थाओं को हम बात करते हैं। पहली इनकी अवस्था है कि संवेदी पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज, इसका नाम इंग्लिश वर्जन भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीटेट में होता क्या ना कि अगर हिंदी वर्जन कुछ और ही नाम दे देता है तो इंग्लिश वर्जन आपको पता रहेगा, तो इंग्लिश वर्जन एक ही नाम होता है। हिंदी में 20 नाम रहेंगे लेकिन अंग्रेजी सिर्फ एक ही नाम होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं ना, जैसे आँख, कान, त्वचा, जीभ, इन जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का कार्य करता है बालक। ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर एक बालक के सामने लैंप होता है उसको रखेंगे तो वो उसको छूना चाहेगा, क्योंकि उसको ऐसा एक खिलौना जैसा महसूस होगा, लेकिन जब उसकी हाथ उससे जल जाएगा तो वो फिर दोबारा उसको नहीं छुएगा। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान जो है बालक सहसा अवस्था, जिसको इंद्रजनित गामक, सहसा अवस्था हम कह रहे हैं, सॉरी, इंद्रजनित गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। इसमें कुछ और भी पॉइंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें वस्तु अस्थायित्व की बात करें, जिसको ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कहते हैं, का गुण आ जाता है बालक के अंदर। ठीक, चलिए अगला, इसमें वस्तु अस्थायित्व की बात करें तो देखिए इसमें कह रहा है
कि वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं को छाप बनाना शुरू कर दे। देखिए यहाँ पर चीज़ ध्यान रखिएगा, वस्तु अस्थायित्व का गुण नहीं होता है, क्योंकि पहली स्टेज है ना, तो इसमें नहीं पाया जाता। ये गलत चीज़ दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वस्तु अस्थायित्व नहीं पाया जाता है। वस्तु अस्थायित्व होता क्या है आप समझिएगा थोड़ा। वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है वस्तु दिखे या मत दिखे, लेकिन उसका अस्तित्व हमारे अंदर रहना, वो वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। लेकिन जो इंद्र जनित गामक अवस्था होती है उसमें वस्तु अस्थायित्व का अभाव पाया जाता है, मतलब वो नहीं पाया जाता है। जैसे अगर बालक के सामने कोई वस्तु रख देते हैं इस स्टेज में, तो वो वस्तु को देखता है, लेकिन जैसे कुछ देर बाद इस वस्तु को हटा देंगे तो वो उस वस्तु के बारे में भूल जाता है कि वो वस्तु उस वस्तु को देखा था। तो वही चीज़ वस्तु अस्थायित्व हो जाता है। जैसे आप दूसरी स्टेज में जाएंगे तो इसका ज्ञान जो है उसके अंदर आ जाता है। ठीक, तो इसमें अभाव पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये गलत दिया गया है पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चे सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई नहीं क्रिया कर पाएगा, क्योंकि अभी चल नहीं पाएगा ना बालक, तो कोई क्रिया नहीं कर पाता है। धीरे धीरे उसकी अवस्था जब चेंज होती है ना तो वो चलना स्टार्ट कर देता है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जिसको हम कहते हैं, और दूसरा उसका पार्ट होता है अंतः प्रत्यात्मक अवस्था। तो पहली अवस्था में चल नहीं पाता है, लेकिन दूसरी अवस्था में जो धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे एनिमिज्म, जीववाद जिसको कहते हैं, बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है इसी स्टेज में, कि कौन सा जीव है कौन सा सजीव है। उसका बात अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट अहम केंद्रिता, इकोसेंट्रिज्म। बच्चा अपनी सोच तक ही सीमित रखता है, यानी उसको जैसे दुनिया के बारे में वो सोचता है तो वो उसको ये लगता है कि सारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही घूमती है, तो वो अपनी ही सोच के बारे में को ठीक समझता है और अपने ही तक सीमित रहता है। अगला हमारा पॉइंट है अब देखिए अगला हमारा पॉइंट है अपलटावी, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा वस्तु, संख्याओं, समस्या आदि को उल्टना पलटना नहीं जानता है। अगर उससे पूछे कि 4 और 10 हो गया तो ये कैसे हुआ, वो ऐसा नहीं प्रक्रिया कर पाता है बालक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पलटावी मतलब एक वस्तु से वो दूसरी वस्तु पर चला जाता है, लेकिन दूसरी वस्तु से वो पहली वस्तु पर नहीं आ पाता है। इसी को अपलटावी स्टेज कहा जाता है, और ये इसी दूसरी स्टेज में पाया जाता है। मुद्रण, संप्रत्यय, दूरी, भार आदि कंसेप्ट की कमी इस अवस्था में, मतलब इन चीज़ों का ज्ञान जो है बालक के अंदर नहीं होता। अभी दूसरी स्टेज में बात हो रही है कि इसका ज्ञान नहीं होता है बालक के अंतर्गत। बाकी चीज़ें आगे चलिए। केंद्रीकरण उसके अंदर काफ़ी देखने को मिलता है। जब बच्चा किसी वस्तु को सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक स्थान पर ध्यान केंद्रित कर लेता है, वो इस अवस्था में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है केंद्रीकरण। वो किसी भी चीज़ को देखता है ना तो काफ़ी ध्यान से देखता है, उसके बारे में वो समझना स्टार्ट कर देता है। इसी स्टेज में उसको केंद्रीकरण कहते हैं। कोई नई वस्तु उसके सामने जब आती है ना तो उसको काफ़ी ध्यान से देखता है बालक इस स्टेज में। अगला पॉइंट तीसरा हमारा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसका डेट भी याद रखिएगा, 0 से 2 से 7 और 7 से 11 तीसरी स्टेज, ध्यान रखिएगा। इस अवस्था में बच्चे के सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। मतलब जो वस्तु उनके सामने रखी है उसके बारे में ही चिंतन वो कर सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो वस्तु उसके सामने रखी हुई है। बाकी चीज़ें अगर उसके सामने नहीं रखी गई है तो उसके बारे में वो चिंतन नहीं कर सकता है। तीसरी स्टेज की बात हो रही है। नाम से ही मूर्त है तो काम भी मूर्त ही होगा, जो दिखाई दे। ठीक, इस अवस्था में अपलटावी, अभी हमने दूसरी स्टेज में पढ़ा था ना कि अपलटावी का गुण पाया जाता है। मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो दूसरे स्थान पर वो पहले स्थान पर नहीं
चल पाता है। तो अपलटावी का अभाव पाया जाता है दूसरी स्टेज में, लेकिन इसमें जो है अपलटावी गुण कैसे 4 + 6 10 हुआ वो बता सकता है अब इस अवस्था में। जीववाद अब सजीव निर्जीव में अंतर कर पाता है, मुद्रण आदि का गुण जो है बालक के अंतर आ जाता है तीसरी स्टेज में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगमनात्मक तर्कणा इंक्लूसिव रीजनिंग जो होता है ना, यह भी इसी अवस्था में आती है बालक के अंदर। यानी जब बच्चा उदाहरण के आधार पर के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, जब उसके सामने कोई उदाहरण मिलता है ना, उस पर वो तर्क करने लगता है बालक, तो वो भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही आता है। जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, आंसर क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, ये वो उत्तर देने लगता है उदाहरण के रूप में बालक। तो समझ ही रहे हैं कि आप उसके सामने जो प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पर वो चिंतन करना स्टार्ट कर देगा, उसके बारे में वो बताना स्टार्ट कर देता है बालक। अब चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। ये 11 से 15 की अवस्था होती है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको कहा जाता है। यह संज्ञान की सर्वोत्तम अवस्था होती है और बालक की जितना भी विकास होना होता है संज्ञान का, वो पूरी इसी स्टेज में पूरा हो जाता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ करने लगता है। अमूर्त यानी कि जो वस्तु उसके सामने दिखे नहीं उसके बारे में भी वो चिंतन करने लगता है। लेकिन तीसरी स्टेज में ऐसा नहीं था, उसके सामने वस्तु दिखना चाहिए तभी उस वस्तु के बारे में तर्क करना स्टार्ट कर देगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, निगमनात्मक तर्कणा जो है ये चौथी स्टेज में आता है, आगमनात्मक तर्कणा तीसरी स्टेज में आता है। यानी उदाहरण के आधार पर उसके बारे में वो बताने लगता है, चिंतन करने लगता है। तो उदाहरण प्रस्तुत हुआ पेड़ का, तो उसके बारे में वो बताने लगा कि उससे ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। लेकिन अब यहाँ उदाहरण का नहीं, डायरेक्टली उसको रूल पता है, नियम पता है, वो नियम के आधार पर तर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसमें बच्चा नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। ठीक, जैसे मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल कर देता है, क्योंकि उसको नियम अब पता हो गया है। एक्सपेरिमेंट 2 बेटियों और 1 बेटे पर प्रयोग किया, आलोचना भी हुई इनकी। अपनी 2 बेटे और 1 बेटियों पर भी प्रयोग किया, तो इनकी काफ़ी आलोचना हुई थी इस चीज़ों पर। बाकी चीज़ अब नॉम चोम्स्की वाला पार्ट आ जाता है, तो इसको अगली वीडियो में हम कवर करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इतने ही काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पॉइंट तो ध्यान रखिएगा। निगमनात्मक तर्कणा औपचारिक संक्रियात्मक के अंतर्गत आएगा, और आगमनात्मक तर्कणा जो है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है जीन पियाजे की। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये थे हमारे जीन पियाजे की जो अवस्थाएं होती हैं उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।